आज डिस्कस करना है इसका फैराडे का जो लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ये वैसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है फैराडे अपना लॉ दिए हुए हैं, तो उस लॉ को हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो उस लॉ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है इसका फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस अगर जैसे कि ध्यान में अगर हो, तो उसमें होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे अगर NaCl का किए तो उसमें Cl2 जो होता है वो जाके डिपॉजिट होता है। कहीं कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस अगर होता है उसमें कॉपर जाके डिपॉजिट होता है, किसी में सिल्वर जाके डिपॉजिट हो रहा है। ये सब मेटल्स वगैरह नॉन मेटल्स जो होता है गैसेस फॉर्म में या फिर मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में वो सब डिपॉजिट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं तो कॉपर का एक डिपोजिशन जो है वो होता है। ठीक है, कॉपर का किसी भी मेटल का हम डिपोजिशन वगैरह कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो होता है वो इस तरह से डिपोजिशन जो है वो इलेक्ट्रोड पे होता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ जो होता है वो ये कहता है कि जब भी अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, ठीक है, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नली हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। कोई मान लो जैसे कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक्वस NaCl का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाएंगे तो उसमें डिपोजिशन जो है वो होगा। जिस चीज का भी डिपोजिशन हो, क्लोरीन का हो, सोडियम का हो, हाइड्रोजन का हो, उसका डिपोजिशन जो है वो इलेक्ट्रोड पे होगा। तो ये लॉ ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम सप्लाई कर रहे हैं। मतलब है कि चार्ज जितना ही ज्यादा हम देंगे, करंट जितना ही ज्यादा सप्लाई करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, वही वेट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। जो सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे उसका ये मास हुआ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू होता है IT, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो जाएगा। ये साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है Z, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगा ही होगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसके। ठीक है, वो है। अब देखो, तो यहाँ पे व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड, जब 1 एम्पियर करंट पास हम करेंगे 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, तो आई की वैल्यू भी 1 है और टाइम की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो आई भी 1 है और टी भी जो है 1 है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा जेड के बराबर। ठीक है, यानी जब हम एक्सटर्नली हम 1 एम्पियर करंट सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू और 1 सेकेंड के लिए, तो वैसे केस में कुछ ना कुछ मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ही होगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, तो जेड के बराबर, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। तो W इज इक्वल टू जेड कब आया है, जब करंट हम 1 एम्पियर लिए हैं और टाइम 1 सेकेंड लिए हैं तब। ठीक है, तो वो चीज है। तो इस तरह से जो है इसमें तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो आया है W इज इक्वल टू जेड, उसी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, वो मास ऑफ सब्सटेंस है, जेड डब्ल्यू के बराबर आया है, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस के बराबर आया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो मास ऑफ सब्सटेंस है जो कि तब डिपॉजिट होता है जब 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हम 1 सेकेंड के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम पास करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो मास ऑफ सब्सटेंस है
जो कि तब डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे जब हम 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट से हम पास करते हैं। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज या फिर 1 एम्पियर ऑफ करंट पास फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्यों बोल रहा है? ये जब इलेक्ट्रिक करंट भी 1 एम्पियर हो और टाइम भी 1 सेकेंड हो तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो जब I भी 1 और T भी 1 तो Q भी 1 के ही बराबर होगा, यानी चार्ज 1 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, तो दोनों तरीका से बोला जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो मास ऑफ सब्सटेंस है जो कि तब डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे जब 1 कूलम्ब चार्ज या फिर 1 एम्पियर करंट हम 1 सेकेंड के लिए फ्लो करें इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। ठीक है, तो वो चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज पास्ड थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके थ्रू जब हम 1 कूलम्ब चार्ज हम फ्लो करते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब ही हो गया 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए। Q इज इक्वल टू आई टी, Q की वैल्यू जब 1 है मतलब I भी 1 है और T भी 1 है। ठीक है, तो जब हम 1 कूलम्ब चार्ज अगर हम फ्लो कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से, इसका मतलब है कि हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए दे रहे हैं AgNO3 सॉल्यूशन के थ्रू। तो AgNO3 टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान सिल्वर जो होगा वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट जो होता है वो 0.001118 ग्राम। ठीक है, ये है। तो जब AgNO3 सॉल्यूशन के थ्रू जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए दिया जा रहा है या 1 कूलम्ब चार्ज जब दिया जा रहा है AgNO3 सॉल्यूशन के थ्रू, तो अमाउंट ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है? तो इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो यानी यही सिल्वर का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से हर एक सॉल्यूशन के लिए जो होगा उसमें जो सिल्वर के लिए है या कॉपर के लिए, सबके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर Ag। सिल्वर के लिए जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है और उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, उससे रिलेटेड बात जो है वो यही सब है। ठीक है, ये ज्यादा इजी है। सेकंड लॉ जो है वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। फैराडे का सेकंड लॉ जो होता है वो क्या कहता है? तो इट स्टेट्स दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे कि मान लो हम दो अलग अलग कंपार्टमेंट लेते हैं और दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग सॉल्यूशन, या फिर तीन अलग अलग कंपार्टमेंट लेते हैं और तीनों में अलग अलग तरह का सॉल्यूशन, अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं और तीनों में या फिर दोनों में हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू पास करते हैं। ठीक है, देन द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स पे जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा तीनों केस में, ठीक है, उसका रेशियो किसके बराबर होगा? तो इक्विवेलेंट मास के बराबर। ठीक है, इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर। तो जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से हम पास करते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास जो है वो डिस्कस किया गया हुआ है, नॉर्मेलिटी टॉपिक में जो है वो डिस्कस किया हुआ है इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये है फैराडे का सेकंड लॉ, ये स्टेटमेंट है इसका। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसको देख सकते हैं, इसका ये है जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, ये एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइट ये लिया गया है, दूसरा कॉपर सल्फेट का है, तीसरा सिल्वर नाइट्रेट का है। ठीक है, तो एक केस में जो होगा वो हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा H प्लस किसके पास जाएगा? कैथोड के पास, ये कैथोड है। ठीक है, H प्लस कैथोड के पास जाएगा तो H2 डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन गैस। फिर इस केस में जो होगा वो Cu2 प्लस जाएगा कैथोड के पास, तो कॉपर डिपॉजिट होगा। और AgNO3 के केस में Ag प्लस
जाएगा कैथोड के पास, और सिल्वर Ag वो जाकर डिपॉजिट होगा। तो तीनों केस में कैथोड्स पे क्या डिपॉजिट हो रहा है? हाइड्रोजन, एक में कॉपर और तीसरे में जो है वो सिल्वर। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के हिसाब से जैसे कि हाइड्रोजन का मास जो डिपॉजिट हो रहा है और जो कॉपर का जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है, उनका जो रेशियो होगा वो दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। तो यानी WH2 बाई WCU बराबर EH2 बाई ECU। मतलब जो हाइड्रोजन का मास जो डिपॉजिट हुआ और जो कॉपर का मास जो डिपॉजिट हुआ, उसका रेशियो बराबर होगा जो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास है बाई कॉपर का जो इक्विवेलेंट मास है। वैसे ही WCU बाई WAG, मतलब कॉपर का जो मास जो डिपॉजिट होगा, सिल्वर का जो मास डिपॉजिट होगा, दोनों का रेशियो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मास बाई सिल्वर का इक्विवेलेंट मास। ठीक है, वैसे ही WAG बाई WH2 ये बराबर हो जाएगा EAG बाई EH2। ठीक है, तो यही है फैराडे का सेकेंड लॉ कि जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सेम इलेक्ट्रिक करंट जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करवाते हैं, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, वो उसका रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ये फैराडे के फर्स्ट लॉ से जो है ये फॉर्मूला आया हुआ है, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू या W इज इक्वल टू जेड इंटू IT। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 96,500 कूलम, ये ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं। ये 96,500 कूलम जो होता है ये फैराडे कांस्टेंट होता है, 96,500 कूलम। ठीक है, तो Q की वैल्यू जब हम 96,500 कूलम लेंगे, ठीक है, तो W जो होगा वो किसके बराबर होगा? E इक्विवेलेंट। ठीक है, जब चार्ज हम इतना के बराबर लेंगे तो W जो होगा वो इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाएगा, E इक्विवेलेंट इसका जो है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो E इज इक्वल टू, तो जब भी ये ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला तो W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ये किससे आता है? तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से आता है। जब जब Q की वैल्यू हम 96,500 कूलम्ब लेंगे तो W किसके बराबर हो जाता है? इक्विवेलेंट मास के बराबर। ठीक है, इक्विवेलेंट मास के बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू है, तो W के जगह पे क्या हो जाएगा? E, और Q के जगह पे क्या है? 96,500। तो यही बोला ही गया है कि जब चार्ज 96,500 कूलम के बराबर होगा, तब W जो होगा किसके बराबर होगा? E के बराबर, इक्विवेलेंट मास के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका E इज इक्वल टू जेड इंटू 96,500 कूलम आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E बाई 96,500। ठीक है, Z की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इस हिसाब से Z1 क्या आ जाएगा? E1 बाई 96,500, और Z2 क्या आ जाएगा? E2 बाई 96,500। 96,500 तो दोनों में सेम रहेगा। ये जो फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू E बाई 96,500, तो जब Z1 निकालेंगे तो E1 बाई 96,500, और Z2 जब निकालेंगे तो E2 बाई 96,500। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालते हैं Z1 बाई Z2। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 96,500 दोनों में कट जाएगा, तो बचेगा क्या? E1 बाई E2। मतलब ये भी रेशियो आ सकता है, इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो है वो दोनों के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और ये कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दोनों का जो रेशियो होगा वो दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रेशियो जो है वो दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो जो आया है ये कैसे आया है? तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लाए हैं। ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब इसके बाद जो है W इज इक्वल टू होता है ZIT। ठीक है, ZIT के बराबर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू Z की वैल्यू जो है E बाई 96,500 है, तो उसको इसमें डाल देंगे, IT E बाई 96,500 आ जाएगा। ठीक है, तो W की वैल्यू ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है फॉर्मूला जो है वो दिखाया जा सकता है, ये इसका सेकेंड लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ का ये जो मेन जो है वो यही है। इसके अलावा ये फर्स्ट लॉ का यूज करके
जब Q की वैल्यू 96,500 के बराबर, तो W इज इक्वल टू E हो जाता है। तो यहाँ से Z की वैल्यू हम ये कैलकुलेट करके ले आए, और इसी को यूज करके Z1 की वैल्यू भी ले लिए। ठीक है, Z1 की वैल्यू ये और Z2 की वैल्यू ये, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो Z1 बाई Z2 ये, तो 96,500 दोनों में कट जाएगा, तो E1 बाई E2 आ जाएगा। उसी के हिसाब से ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है, W इज इक्वल टू ZIT है, तो Z की वैल्यू ये वाला डाल दिए। ठीक है, तो वैसे केस में ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका